नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर नीतीश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हिंसा के बाद पहली बार पीएम मोदी पहुंचे मणिपुर। 8,500 करोड़ रुपए की दी सौगात। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह तो राहुल गांधी ने उठाए सवाल। नेपाल में पहली महिला पीएम बनी सुशीला कार्की। संसद भंग, चुनाव की तारीखों का ऐलान। पीएम मोदी ने भी दी शुभकामनाएं। ट्रंप ने मान ली अपनी गलती, कहा टैरिफ लगाने से आई अमेरिका भारत के रिश्ते में दरार। साथ ही G7 देशों पर दबाव बना रहा अमेरिका। बिहार चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल। बीजेपी की तैयारियां तेज। चुनावी रणनीति पर मंथन करने नड्डा पहुंचे बिहार तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। एशिया कप में भारत पाक मैच से पहले जमकर बवाल। उद्धव से लेकर केजरीवाल तक भड़के। कांग्रेस पार्टी ने भी उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा होने के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। मणिपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने सबसे पहले हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी ने मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। चोराचांदपुर और इम्फाल में बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मणिपुर की जनता से कहा कि मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। मणिपुर को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार आपके साथ है। पीएम ने कहा शांति के लिए विकास काफी जरूरी है और आज मणिपुर में विकास हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी लगातार पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। आज पीएम मोदी वहां चले गए, कितना बड़ा झटका लगा होगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी देर आए दुरुस्त आए। देरी तो है लेकिन दुरुस्त आए। वो कारण ये है कि वो खाली हाथ वहां जाना नहीं चाह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी का जो सोशल डिस्कॉर्ड्स है, टेंशन्स है, जो हिंसा है, उसको सॉल्व करने का उनका एक अपना अंदाज है, उनका अपना एक फॉर्मूला है। वो बार बार कहते कि सामाजिक समस्याओं को आर्थिक विकास के जरिए ही सॉल्व किया जा सकता है और इसी फॉर्मूले के तहत उन्होंने मणिपुर में शांति लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए, क्योंकि विकास के कई सारे योजनाओं की आज घोषणा की गई। 8500 करोड़ रुपए की योजनाओं का कहीं इनॉग्रेशन, कहीं घोषणा की गई। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास एक प्लान है चीजों को दुरुस्त करने का। लेकिन राहुल गांधी तो पूरे कंफ्यूज निकले। आपने मणिपुर के मुद्दे पे न जाने कितने संसद के सत्र को तबाह कर दिया, संसद नहीं चलने दिया। हर जगह सोशल मीडिया से लेकर आप ये कैंपेन चलाते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। वो अमेरिका जाते थे, किसी देश पे जाते थे, किसी काम पे प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो आप कहते थे कि मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। और जब ये जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि मणिपुर तो मुद्दा ही नहीं है। मतलब मणिपुर मुद्दा नहीं था तो इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को जो घेर रही थी वो तो बिल्कुल ही बेकार साबित हुआ। आप कह रहे हो कि अब मेन मुद्दा जो है वो मणिपुर नहीं रहा, अब वोट चोरी का मुद्दा हो गया। ये राहुल गांधी की मंकी पॉलिटिक्स है। ही हैज बिकम अ पॉलिटिकल मंकी। एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। जैसे मंकी एक डाल पे बैठता नहीं, वो उछल के उधर चला जाता, उछल के उधर चला जाता। उसी प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को
एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन की ओर लेके चले गए हैं। जी, अब बात नेपाल की। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद देश को नया मुखिया मिल गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया गया, जो जनजीव प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी। इसके साथ ही नेपाल में नए चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति ने नए संसदीय चुनाव कराने की तारीख 5 मार्च 2026 तय की है। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने भी बधाई दी और पड़ोसी देश के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को लेखांकित भी किया। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई दी है। अब कैसे भारत और नेपाल के रिश्ते आगे बढ़ेंगे? देखिए, बहुत बड़ी समस्या से बचा है भारत। बाकी के जो 3-4 नाम थे, ये सब एंटी इंडिया और अमेरिका की कुछ स्टूज और चाइना के स्टूज, इस तरह के लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। सुशीला कार्की का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनना भारत के लिए खुशखबरी है और किस तरीके से इसे पुल किया गया है ये तो आगे कभी इसका खुलासा होगा। लेकिन जिस हिसाब से यहां बांग्लादेश से अलग सिचुएशन क्रिएट हुआ है, 2-3 चीजें हुई कि एक बहुत ही स्मूथली एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, आर्मी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है, हिंसा खत्म हो गई है और सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने से पहले ही यह तय हो गया कि चुनाव कब होंगे और यह भी तय हो गया कि ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स, इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग, नेता, वो इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हिंसा भड़की, लोग इस्तीफा देकर के भागे, चीजें आउट ऑफ हैंड गई। अब रिस्टोरेशन का टाइम है और इसलिए सुशीला कार्की एक बेहतर लीडर साबित होगी और भारत का उनको पूरा समर्थन मिलेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी ने आज आश्वासन दिया है। जी, अब बात डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाया और अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने स्वीकार किया कि रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ लगाने के कारण भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना यह आसान काम नहीं था, यह एक बड़ी बात है और इससे भारत के साथ दरार पैदा हुई है। साथ ही टैरिफ को लेकर अमेरिका ने नया पैंतरा भी अपनाया है। अब अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने G7 देशों से कहा है कि वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने में अमेरिका की मदद करे। ट्रंप का जिस तरह से बयान आया है, क्या उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर ली है? भाई, गलती तो पूरी तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इट इज नॉट अ इजी डिसीजन। हमारे रिश्ते खराब हो गए। 2 चीजों को मिलाकर के आप देखिए, सरगई गोर जो हिंदुस्तान में एम्बेसडर बनकर के आ रहे हैं, उनको वहां के सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने पेश होना था और वहां उनको इंट्रोड्यूस कराया रूबियो साहब ने, जो वहां के विदेश मंत्री हैं। क्या कहा सेनेट कमेटी के सामने? अमेरिका के विदेश मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते सर्वोपरि हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉप प्रायोरिटी इंडिया को दी जा रही है। उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं, वहाँ की संसद के सामने, वहाँ की जनता के सामने हिंदुस्तान को एक प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हैंडल घुमाया है। साफ साफ रूबियो साहब ने सेनेटोरियल कमेटी के सामने ये बात कही कि हमारा पूरा फोकस इंडो पैसिफिक के ऊपर है, जहां चीन की दादागिरी चल रही है और उसके ऊपर नजर रखने के लिए, क्योंकि 21st सेंचुरी मेन स्टोरी जो है वो एशिया है और वहां अमेरिका की साख खत्म हो जाएगी अगर हिंदुस्तान हमारे खिलाफ चला गया। तो प्रायोरिटी आप समझिए, ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती याद आ गई। उनको प्रधानमंत्री मोदी की चाणक्य नीति का एहसास हुआ
कि फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में आप हिंदुस्तान जैसे मुल्क को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान कोई यूरोप नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, कोई आपका ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके ऊपर आपकी धौंस चल जाए। और इसलिए ये जो बयान आ रहे हैं कि आप फॉक्स टीवी पे जाकर के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मोदी इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट फ्रेंड, और आप ट्रुथ सोशल के ऊपर आप लिख रहे हो कि यूएनजीए के बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आए, आप इनवाइट कर रहे हो कि आओ हम लोग बातचीत करते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो गया, कुछ गलतियां होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा कि बातचीत हमारी जारी है और इंडिया के साथ हम डील करने में सक्सेस पा लेंगे। हिंदुस्तान की तरफ से ऐसे ही बातें कही जा रही है। जी, अब बात बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। उनका ये दौरा संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा ने आज कोर कमेटी की बैठक से पहले बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि हमारे विपक्ष के साथी सिंगल डिजिट तक पढ़ाई किए हैं, कोई 8वीं तक तो कोई 9वीं तक। अब सोचिए बिहार का भविष्य ऐसे लोगों के हाथों में कैसे सुरक्षित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2003 से पहले बिहार में तेल पिलावन और लाठियाभाज जैसे आयोजन गांधी मैदान में हुआ करते थे। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने पूछा कि बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में देर क्यों हो रहा है। चुनावी हलचल तो तेज है, लेकिन बीजेपी की क्या तैयारी है। जेपी नड्डा तो पहुंच गए हैं पटना। देखिए, बीजेपी आज की तारीख में बिहार में सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है। द ओनली डिमेरिट कि आपके पास तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसा प्रखर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है। 2 कारण है इसके, लीडर बनने नहीं दिया जा रहा या फिर आप उस तरह के लोगों को आगे आने नहीं देते। तो 2 चीजें हैं कि एक, भारतीय जनता पार्टी वहां पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है और इतने स्ट्रांग पोजीशन में है कि जहां जहां उनके अलायंस पार्टनर के लोग खड़े होंगे उनको वो जीत हासिल करवा सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर तो है, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट वहां लीडर नहीं है। ये बातें तो हो गई, लेकिन अब चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी कितनी सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे और प्रचार प्रसार का पूरा तरीका कैसे होगा, कैसे आप चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो दूरी है उसको कम करने की आप क्या कवायद करेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारे लोग जानते हैं कि ये इलेक्शन मशीन है और इसी इलेक्शन मशीन को ऑयलिंग करने के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव एक यात्रा पर निकल रहे हैं और इस यात्रा में वो अकेले रहेंगे। अकेले का मतलब ये हुआ कि वो अपने ही गठबंधन के अंदर, अपने ही गठबंधन के पार्टनर्स को उनकी हैसियत बताने के लिए इस यात्रा पे निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सीएम का चेहरा बनाने से इनकार कर दिया है। तो अभी दोनों ही तरफ कोलाहल है। ये कुछ दिनों की बात है जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही गठबंधन में सार्वजनिक होगा, सहमति बन जाएगी, उसके बाद कैंपेन के दूसरे स्टेज की शुरुआत होगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कल मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष मैच को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के क्लब और बारों को चेतावनी जारी
की है। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर मैच का जबरदस्त विरोध हो रहा है। विपक्ष इस मैच को लेकर पहलगाम हमले का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगा रहा है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को साफ-साफ किया कि भारत द्विपक्षीय सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में नियमों के तहत भाग लेना मजबूरी होती है। सर, मैच तो कल होगा, लेकिन जमकर विरोध भी हो रहा है। देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाह रही हैं। कुछ टेलीविजन चैनल के ऊपर मैं देख रहा था, बहस हो रही है। एक सिंपल सा सवाल है, मुंबई हमला होने के बाद क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच उसके बाद नहीं हुआ? हुआ। द्विपक्षीय मैच हुए। लेकिन एक बात समझने की है, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो हम कोई भी द्विपक्षीय टूर्नामेंट, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच सीरीज, उसको तो हम बंद कर सकते हैं। लेकिन जहां मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं, जहां और भी देश जैसे एशिया, अब वर्ल्ड कप आ जाए तो आप क्या करेंगे? पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे अगर वो आपके लीग में है, या सेमीफाइनल हो जाए या फाइनल हो जाए? ये एक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। अगर सरकार, आईसीसी या बीसीसीआई अगर ये कहती कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने वाले हैं, बायलैटरल सीरीज खेलने वाले हैं, तब इसका विरोध जायज था। तब आप कह सकते थे कि नहीं, यह अभी इस तरह की घटना घटी है, पाकिस्तान के साथ इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक तो आप मैच खेलो, हारो या जीतो, पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से, जिस तरीके से वो टूर्नामेंट, एक पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं गया, हम लोग बाहर ही मैच खेले सारे मैच, और वहां हम जीत करके आए, तो कहने का मतलब ये है कि जो टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे देश की टीम उसमें शामिल होती है, उसको अवॉइड कर पाना ये थोड़ा मुश्किल है। क्या हम पाकिस्तान की वजह से अपने आप को आइसोलेट कर ले? क्या हम टूर्नामेंट में नहीं जाएं? और अगर टूर्नामेंट में जाते हैं तब तो आपको फिक्सचर्स के मुताबिक मैच तो खेलना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष ये बातें उठा रहा है कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की तरफ से, मेरा सीधा सा सवाल है और सिंपल सा सवाल है कि क्या कारगिल के बाद या फिर इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट यूपीए सरकार के दौरान हुए, तो क्या हमने मैच खेलना बंद कर दिया था उस वक्त तो आप बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे थे, पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल रहे थे, और सिर्फ क्रिकेट की ही बात क्यों करनी है? हॉकी के मैच आप खेल ले रहे हो। आप ओलंपिक में गए, ओलंपिक में किससे आपका सामना हुआ? वो पाकिस्तान के ही जेवलिन वाले के साथ जो हमारा कंपटीशन था ना, नीरज चोपड़ा का। तो क्या करें, ओलंपिक में पार्टिसिपेट ना करें? बाकी सारे मैचेस हो रहे हैं, महिलाओं की टीम खेल रही है। तो जहां जहां आप अवॉइड कर सकते हैं, जहां बायलैटरल सीरीज है, उसको तो बिल्कुल नहीं खेला जा सकता। लेकिन आप किसी टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, इसके ऊपर सवाल खड़ा करना, यह विपक्ष एक घटिया किस्म की राजनीति कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।